रोग कौन कौन से होते हैं? रोग की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें नेफ्रेटाइटिस होता है, हीमेचूरिया होता है। इस अंग को हम हार्ट और ब्रेन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि ब्रेन हमारा तभी काम करेगा जब उसको हम ब्लड की सप्लाई अच्छी देंगे। प्रकृति ने बड़ी अजीब तरीके की ये रचना और बहुत विचित्र रचना और बहुत महत्वपूर्ण रचना हमारे शरीर में बनाई है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर श्रीवास्तव, आज हम बात करेंगे किडनी की, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि किडनी के रोग कौन कौन से होते हैं? वंदना जी, किडनी के रोग की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें नेफ्रेटाइटिस होता है, हीमेचूरिया होता है और हीमेचूरिया कई टाइप्स के होते हैं जैसे किडनी हीमेचूरिया, ब्लैडर हीमेचूरिया, यूरेथ्रल हीमेचूरिया, एक्सटर्नल रीनल हीमेचूरिया, इसके साथ एल्बुनेरिया, फास्फोप्यूटेरिया, टूरिया जिसमें पस बनने लगता है पेशाब में, एनुरिया जिसमें पेशाब कम बनती है, डिसयूरिया, ब्लैडर भरा होने के बाद भी पेशाब का न निकलना। ये तमाम रोग ऐसे हैं जो हमारे किडनी से संबंधित है और बड़ी लंबी लिस्ट इनकी है। जहां तक किडनी के कार्य करने की बात है तो इतने रोग तो मुख्य रोग हैं जो आम चर्चा में रहते हैं। किडनी के रोग होते क्यों हैं? इसकी क्या वजह होती है होने की? पहले हम ये समझ लें कि किडनी की संरचना प्रकृति ने बनाई क्यों, तो हमको रोग समझने में आसानी होगी। हमारे पेट के निचले भाग में पीछे की ओर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा, यानी 10 × 6 × 4 का एक सेम के बीच के आकार का एक संरचना होती है जो हमारे दोनों साइड होती है, यानी 2 किडनी हमारी होती है। इस किडनी का जो प्रमुख कार्य है वो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करना, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में खाद्य पदार्थों के बाद वो ब्लड करके मिल गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है या विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक हैं, उन तत्वों का बाहर निकालना, हमारे शरीर में जल की जो कैपेसिटी है बॉडी में एब्जॉर्ब करने की और कोशिकाओं में रखने की, यानी कुल मिलाकर के हमें कह सकते हैं कि वाटर बैलेंस करना किडनी का प्रमुख कार्य है। बॉडी में विभिन्न खाद्य पदार्थों से हमारे जो मीडिया है, एसिड मीडिया और बेसिक मीडिया, यानी अम्ल और क्षार का जो सामंजस्य हमारी विभिन्न क्रियाकलापों में, विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, उसका बैलेंस भी किडनी करती है। ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण किडनी करती है। हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज के बनाने में, बोन मैरो में किडनी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि इसमें एक हम कह सकते हैं कि प्रोटीनो जिसको कहते हैं, वो जाकर के बोन मैरो के साथ ब्लड कार्पसिल्स को बनाने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में भी किडनी का अहम रोल है। तो बहुत सटीक कारण है कि प्रकृति ने किडनी को हमारे शरीर में यद्यपि बहुत छोटा अंग बनाया, लेकिन बहुत ही विस्तृत कार्य करने के लिए इसकी जिम्मेदारी दी। इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि किडनी हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग को हम हार्ट और ब्रेन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारा तभी काम करेगा जब उसको हम ब्लड की सप्लाई अच्छी देंगे। हार्ट हमारा तभी काम करेगा जब उसको ब्लड प्रॉपर मिलता रहेगा और खराब ब्लड लंग्स की ओर भेजा जाता रहेगा। और किडनी का काम यह है कि जैसे हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, वो भोज्य पदार्थ पचने के बाद हमारे ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से पहले सीधे किडनी को दिया जाता है। किडनी उस ब्लड को छानती है, यानी ब्लड में जो महत्वपूर्ण पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उसको ब्लड में छोड़ देती है। शेष उसमें से जो अपद्रव्य होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको छान करके पानी के साथ वो यूरिया और मिला करके यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो जब समय समय पर हम ये यूरिन पास करते रहते हैं तो शरीर के अपद्रव्य, विशेष करके नाइट्रोजन, हमारे शरीर में बहुत हानिकारक होती है और नाइट्रोजन हमारे लीवर के द्वारा एक आर्टिफिशियल साइकिल के माध्यम से यूरिया के रूप में कन्वर्ट होती है। वो यूरिया जब पानी के साथ मिल जाती है तो यूरिन उसको कहा जाता है। यानी हमारे बॉडी में आप वैसे भी जो यूरिया खाद आती है, आप उसकी स्मेल आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कितनी उसमें जलन होती है। अगर हाथों में लग जाए तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं, झुंझुनाहट होने लगती है। और वो यूरिया हमारे बॉडी के अंदर स्वयं बना रही है, लीवर बना रहा है उसको ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, फिर उसको हम ब्लड में मिला करके दे रहे हैं किडनी को ताकि उसको एक्सक्रेट करके वो बॉडी के बाहर निकाल दे। तो प्रकृति ने बड़ी अजीब तरीके की ये रचना और बहुत विचित्र रचना और बहुत महत्वपूर्ण रचना हमारे शरीर में बनाई है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10 सेंटीमीटर की किडनी में
लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये एक छोटे से कप के आकार के रचनाएं होती हैं, जिसे हम नेफ्रॉन या नेफ्रॉन के रूप में हम इसको मान सकते हैं, कप में, जिसमें दो तरह से, एक तरफ से ब्लड की वेसल्स आती है, दूसरी तरफ से ब्लड की वेसल्स निकल जाती है। एक तरफ उसको हम एफरेंट ब्लड वेसल्स कहते हैं, दूसरी तरफ इफरेंट ब्लड वेसल्स कहते हैं। प्रकृति ने उसको जिधर से वो आती है उधर मोटा बनाया है, और जिधर से वो निकलती है हमारे नेफ्रॉन से उधर पतला बनाया है। तो जब किसी मोटे पाइप में पानी आता है और आगे पाइप हो रहा है, तो स्वाभाविक वहां पे प्रेशर पड़ जाता है। तो नेफ्रॉन के अंदर एक जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्लोमेरुल्स कहते हैं। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल्स में ये ब्लड छन जाता है अधिक प्रेशर पड़ने के कारण। एक तरफ से मोटा आता है और दूसरी तरफ से पतला हो जाता है, और वहां पे गुच्छे आपस में मिलकर उलझ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर वहां पे हमारा ज्यादा हो जाता है और ब्लड हमारा वहां पे छनने लगता है। क्योंकि जो आर्टरीज वेंस में वैसे तो ये छेदित नहीं होती है, लेकिन इनमें इतना छेद होता है, इतनी छिद्र या बारीक छिद्र होते हैं, जिससे जब ब्लड पर दबाव पड़ता है तो हमारा ब्लड अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको छान करके हमारी किडनी आगे की ओर भेज देती है। उसी छने हुए पार्ट में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एल्ब्यूमिन होता है, जो अतिरिक्त मात्रा में होता है वो सब हमारे ब्लड के यूरिन के रूप में बाहर की ओर निकलना चाहता है। तो प्रकृति ये अपनी व्यवस्था है शरीर को शुद्ध करने के लिए। अगर हम ये कहें जैसे चोट लग जाती है हमको जो है, और अगर हम उस पर कोई दवा ना लगाएं 3-4 दिन तक, तो भी स्वाभाविक रूप से प्रकृति उसको फिलअप करने का प्रयास करती है। बिल्कुल वही स्थिति है कि हमारे शरीर में अगर यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ब्लड से उसको निकालने की सारी जिम्मेदारी हमारे किडनी की होती है, और किडनी जब यूरिन के रूप में इसको पास करती है तो हमारा ब्लड बिल्कुल शुद्ध रूप से शरीर के अन्य अंगों को सप्लाई मिलती रहती है उसकी, और शरीर हमारे स्वस्थ रहता है, विभिन्न अंग हमारे समुचित रूप से कार्य करते हैं। इस नाते किडनी को हम मान सकते हैं कि अब अगर हम ये कहें कि ये ब्लड को कैसे नियंत्रित करता है प्रेशर को, तो जब ब्लड शुद्ध क्षमता रहेगा, उसमें से कोई भी अपद्रव नहीं रहेंगे, तो वो हमारे बॉडी में एक प्रॉपर वे में बहता रहेगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा। वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता रहेगा तो हमारे शरीर में वो जमा नहीं होने पाएगा। शरीर में जितना पानी जरूरत है उतने से अधिक पानी अगर हो गया है तो वही ब्लड से छानेगा किडनी, तो इस नाते हमारा वाटर लेवल भी बैलेंस करता है। ब्लड कैपिलरीज में जब हमारी स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, हमारी लीवर की सेल और बोन मैरो, तो हमारा जो है ब्लड कैपिलरीज के बनने का काम भी, आरबीसी के बनाने का काम भी एक तरीके से किडनी के ही जिम्मे रहता है। अब अगर किडनी पर हमारे प्रेशर पड़ रहा है तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इससे हमारा हार्ट यानी हृदय भी अछूता नहीं रह सकता है। इसलिए कि जब किडनी पर हमारा फंक्शन रुक जाएगा या किडनी में कोई एक तरीके से उसके फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो क्योंकि किडनी से बना हुआ जो छना हुआ जो रक्त है वो सीधे हार्ट को सप्लाई किया जाता है, तो जब किडनी से छना हुआ रक्त हार्ट की ओर जाएगा और अगर बीच में कहीं किडनी के फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो हार्ट पर भी उसका प्रेशर पड़ेगा। इस नाते जब हम एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जब हम किडनी के किसी पेशेंट को अपने यहाँ पाते हैं तो हमारा विचार किडनी और लंग्स और हार्ट तीनों पर जाता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। एक रक्त को शुद्ध करता है किडनी, लंग्स हमारा ब्लड को ऑक्सीजन लेकर के शुद्ध करके वो भी हार्ट में भेजता है, हार्ट ब्लड को सब पंप करके विभिन्न ऑर्गन से भेजता है। कि तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से अंदर कनेक्टेड कर दिया है प्रकृति ने, और तीनों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे हार्ट में कोई दिक्कत आ रही तो भी हमको किडनी चेक करना है, किडनी में दिक्कत आ रही तो भी हमको हार्ट चेक करना है। किडनी के रोगों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, किडनी के रोगों से बचने का जो प्राकृतिक और स्वाभाविक तरीका है, जैसा हमने आपको कई बार अपने लेक्चर्स में कहा है कि अगर हम स्वाभाविक रूप से अपने खान पान, अपने आचार विचार को एक टाइमली सेट कर लें कि हमको कितना भोज्य पदार्थ लेना है, कब कब लेना है, कितना हमको पानी पीना है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर हम इस तरीके का अपने व्यवहार में जीवन में कर लें तो हमारे शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहेंगे। उसी में एक अंग किडनी भी है। अब आमतौर से किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हमें अनानास, पपीता, सेब, अमरूद, नाशपाती, जामुन या लाल अंगूर का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी के रोग की संभावनाएं बढ़ जाती लगता है कि हम किडनी रोग से पीड़ित हैं। ठंड से इनको बचना चाहिए, त्वचा की साफ सफाई रखना चाहिए, फैट वाले जो पदार्थ हैं उनको खाने से बचना चाहिए। खास करके हमको मिर्च मसाले वाली जो चीजें बनती हैं, तली भुनी सब्जियां, भिंडी, पीला कद्दू हमें नहीं खाना चाहिए किडनी के रोगी को।
पराठा और रोटी का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा रीनल फेलियर होता है, जिसको हम कहते हैं किडनी हमारी काम नहीं कर पा रही है, या डॉक्टर या आपको कहता है कि अब आपकी किडनी का फंक्शन बहुत कम हो रहा है, तो हमको फास्फोरस वाले पदार्थ भी कम लेने हैं और ऐसे पदार्थ भी नहीं लेने जो देर में पचते हैं। हमको सुपाच्य भोज्य पदार्थ लेना है, क्योंकि फास्फोरस अगर हम अधिक लेंगे तो किडनी के, क्योंकि फास्फोरस करता क्या, किडनी के वर्क को तेज करता है। तो जब किडनी हमारी वर्क ही नहीं कर पा रही, किडनी में कोई एक तरीके का उसके फंक्शन में डिसएबिलिटी आ गई है, तो हम वहां पे फास्फोरस वाले पदार्थों को भी रोक देंगे खाने के लिए, जिसमें सोयाबीन का प्रयोग हम रोक देंगे, अलसी, दाल, राई, मूंगफली, ये सब हम अपने खाने से परहेज करेंगे। अंडा, चिकन है, बादाम है, राजमा है, पनीर है, यानी दूध से बने हुए हर सामान को हमको अवॉइड करना पड़ेगा हमारी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। और अगर इस तरीके के रोगी हो चुके हैं या वो बीमार चल रहे हैं, तो फिर उनको खाने के लिए हम लोग जो सलाह देते हैं, जो लौकी है, टिंडा है, परवल है, गाजर है, करेला है, तरोई है, खीरा और लहसुन का प्रयोग भी हम ज्यादा कराते हैं। मसाले में अगर बहुत है तो हम वो कहते हैं सेंधा नमक खिलाइए इनको, जीरा और हल्दी, भुनी हुई जो धनिया है उसका प्रयोग कराइए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे हम किडनी के रोग अगर हुआ है तो उसमें हम थोड़ी सी उसके लेवल को कम कर सकते हैं, और अगर हम लगातार इस तरह की खान पान जारी रखें तो हम किडनी के रोग से बच भी सकते हैं। एक आम इंसान को, एक सामान्य इंसान को कैसे पता चलता है कि उसको अब किडनी का रोग हो गया है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब कभी आप स्वाभाविक रूप से पानी पी रहे हैं, दिन भर में आपको 5 से 6 लीटर पानी आप पी रहे हैं, और पेशाब आमतौर से लगभग हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको 300 ml से लेकर के 400 ml तक पेशाब बननी चाहिए। अगर ये लग रहा है कि हमारी पेशाब इससे कम बन रही है, पेशाब या तो ज्यादा बार बार हो रही है, तो भी हम किडनी की तरफ हमारा इशारा जा रहा है, और पेशाब कम हो रही तो भी किडनी की ओर जा रहा है। किडनी अगर हमारी फेल हो रही है तो सबसे पहली पहचान होती है हमारे चेहरों पर आंख के आसपास सूजन बढ़ जाना, हाथ पैरों में, हमारे कमर के पास और हमारे पैर के गांठों के पास सूजन बढ़ जाना, जिससे हमको बैठने में प्रॉब्लम होगी। या अगर हम पैर सिकोड़ लेते हैं तो पैरों में दरारें पड़ जाती हैं, मांसपेशियों में लगता है कि जैसे यहाँ पे किसी ने रस्सी खींच दिया है। हमको इलनेस महसूस होने लगती है, हम बहुत अच्छा अपने आप को फील नहीं करते, लगता है शरीर हमारा बहुत भारी भारी हो गया है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब आपका 5 से 6 लीटर पानी अगर आपका लगभग 2 लीटर पेशाब के बन करके नहीं निकल पा रहा है आपके 24 घंटे के दौरान, और आपको लगता है कि हमको पेशाब लग रही है और उसमें पेशाब जाने की इच्छा हो रही, फिर भी आपको पेशाब नहीं हो रही है, बार बार जलन हो रही है, महसूस हो रही है, तो ये सारे के सारे लक्षण ये बताते हैं कि हमको तत्काल अपने किसी किडनी स्पेशलिस्ट से मुलाकात करनी चाहिए, या किसी भी ऐसे चिकित्सक से जो इसके बारे में हमारी मदद कर सके। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है? वंदना जी, ये सवाल भी आपका हमारे चिकित्सा पद्धति से बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। हमारे यहाँ, जैसा मैंने अभी आपको अपने सभी क्लासों में जितने इंटरव्यू आपके द्वारा लिए गए, मैंने सब में बताया कि हमारे यहाँ किसी रोग की दवा नहीं है, हमारे यहाँ अंग की दवा है। हमारे यहाँ किडनी की सबसे महत्वपूर्ण दवा S6 और C6 होती है, जो किडनी के लिए स्पेशली बनाई गई है। और पिछले 50 वर्षों में भारत के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अच्छे इतिहास का मतलब जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सक अच्छे रूप में उभर के सामने आए हैं। इन 50 वर्षों में किडनी के हम लोगों ने बहुत से रोगियों को देखे हैं। हमारे बहुत से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर विभिन्न शहरों में काम कर रहे हैं, और कई तो रोज मुझसे भी सलाह लेते रहते हैं। मैं उनको बताता हूं कि जब किडनी से संबंधित कोई भी रोग हो, अब हम उसका डिवाइडेशन नहीं करते किडनी में कौन सा रोग हो गया, क्योंकि हमारे पास किडनी की दवा है, रोग की दवा नहीं है। तो हम वहां पर क्या करते हैं कि S6, L3, C6 और C7, अगर पेशाब में जलन हो रही तो हम C7 का प्रयोग करते हैं, और एक WE इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। हम इसको 10-10 ड्रॉप अगर सुबह शाम 1 गिलास पानी में रोगी को देना शुरू कर देते हैं, तो लगभग 1 सप्ताह में हम उसकी कंडीशन को नॉर्मल कर ले जाते हैं। अगर हमारा रीनल फेलोर हो रहा है, हमको लगता है किडनी अब बहुत कम काम कर रही है, अगर किसी चिकित्सक ने जांच कराई या आपको सलाह दिया कि भाई किडनी आपकी कम काम कर रही है, तो ऐसी दशा में अगर हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक उस रोगी को ट्रीट करते हैं, तो वहां पे S6, C6, Ben1, A3 और S5, C5 के साथ हमको CNS भी देना पड़ेगा। भोजन के बाद हमको S2 और C10 और S5 भी देना पड़ेगा, ताकि उससे कब्ज ना बने। कब्ज को भी, किडनी के पेशेंट को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने में
किडनी पर प्रेशर पड़ता है, किडनी इस नाते हमको कॉन्स्टिपेशन से बचाना होगा। हम ये कह सकते हैं कि किडनी के रोगी को तत्काल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हमारे बताए गए जो सूत्र मैंने आपको बताया, जो फार्मूला बताया, उस पर अगर आप विचार करते हैं और रोगी को सही डोज में दवा देते हैं तो रोगी आपका नियंत्रण में रहेगा, रोगी आपसे प्रसन्न रहेगा और वो रोग से, किडनी के रोग से दूर भी रहेगा। किडनी के रोगियों को किन चीजों से सावधानी रखनी चाहिए या किन बातों की सावधानी रखनी ज्यादा जरूरी है? देखिए, किडनी के रोग आमतौर से किसी विशेष उम्र के संकेत नहीं है कि इसी उम्र के रोगी को किडनी के रोग होंगे। इस नाते बच्चे से लेकर के बूढ़े तक किडनी के रोग किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकते हैं। हमको अपने खान पान में बहुत ज्यादा जो तैलीय पदार्थ हैं हमको उनसे बचना होगा, गरिष्ठ भोज पदार्थों से अपने आप को बचाना होगा, चिंता नहीं करना है। सांस लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। अगर आपके हाथ पैरों में शून्यता आ रही है या चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो भी आप ये संकेत आप मान लें कि किडनी की तरफ आपका इशारा ये सारे रोग कर रहे हैं, तो आप तत्काल अपने डॉक्टर से मिलें। खान पान में जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया कि लौकी, टिंडा, परवल, ये साग सब्जियों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। और पैक्ड फूड जो आजकल का प्रचलन चल गया है, जिनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, फ्रिज के रखे हुए सामान, जिनमें शाम को विशेष करके हमारे आजकल के घरों में, मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं आरोप तो नहीं लगाऊंगा महिलाओं के ऊपर, लेकिन एक आम आदत बन गई है कि शाम को आटा गूंथ करके फ्रिज में रख देना, शाम की दाल को फ्रिज में रख देना, शाम की बनी हुई सब्जी को फ्रिज में रख देना और बाद में उसको गर्म करके खाना। ये इससे भी हमको बचना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे मटेरियल में फिर फास्फोरस गैसें बनने लगती हैं, फास्फोरस का परसेंटेज बढ़ जाता है, एल्ब्यूमिन का परसेंटेज हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है। तो किडनी के रोग से बचने के लिए हमको कुछ प्रारंभिक विचार भी करना होगा और इनसे बचना भी। क्या आप किडनी के रोगियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं किडनी के रोगियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि यदि आप किडनी के रोगी हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप किडनी के रोगी की तरफ बढ़ रहे हैं, किडनी के रोग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही इशारा है कि आप अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए तत्काल अपने खान पान का एक निश्चित शेड्यूल बना लीजिए और किसी एक अच्छे डॉक्टर की सलाह पर ही आप अपने भोज्य पदार्थों को, आहार को लेने का एक नियम बना लें, जिससे कि आप अपने जिंदगी को भी सुरक्षित रखें और अपनी किडनी को भी सुरक्षित आप रखें। क्योंकि जब आप किसी चिकित्सक के बिना सलाह के आप ज्यादा खान पान करेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि हमको क्या कितना खाना है, कैसे खाना है, कितना पानी लेना है, या किस स्टैंडर्ड में आपकी किडनी खराब हो रही है, तो जब भी आपको लगता है कि मुझे किडनी के रोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने निकटवर्ती किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह और उस चिकित्सक के देखरेख में अपने खान पान को निर्धारित कर लें। कई लोग बोलते हैं कि जिनको किडनी की बीमारी होती है या पेट की कोई भी बीमारी होती है तो उनको नारियल पानी पीना बहुत ज्यादा ठीक रहता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नारियल पानी देखिए एक सुपाच्य भोज्य पदार्थ है और नारियल के पानी में 70% पानी होता है। शेष में हमारे कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, विटामिन, जिसे हमारे कुछ विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा भी उसमें होती है। हालांकि मीठा होता है, लेकिन लोग कहते हैं मीठे विटामिन सी की मात्रा नारियल के पानी में भी होती है। तो नारियल का पानी चूंकि सुपाच्य होता है और ये जाकर के विभिन्न बहुत जल्दी हमारे बॉडी के टिश्यूज को जाकर के एक एनर्जिक पावर देता है। इस नाते किडनी के रोगी अगर खान पान कम कर रहे हैं, उनके भोज्य पदार्थ को, उनके डाइट को एक निश्चित दायरे में बांध दिया गया है, तो नारियल का पानी उनके लिए लाभदायक होता है। ऐसे और भी कोई फल हैं जो किडनी के रोगियों के लिए लाभदायक होते हैं? जी, मैंने आपको बताया था कि हमारे किडनी के रोगियों को अनानास का फल, पपीते का फल, सेब, बिना बीज वाला अमरूद, नाशपाती, जामुन और लाल वाला अंगूर खाने के लिए बहुत अच्छा इनको लाभदायक होगा। इनको सदैव इन फलों की जरूरत पड़ेगी और इन फलों को इनको ढूंढ के लाना चाहिए मार्केट से और इनको खाना भी चाहिए। दिन भर में लगभग, अगर आपकी एज 50 साल है और आपका बॉडी वेट 70 किलो है या 50 किलो है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी अगर 70 किलो है तो 700 ग्राम आपको इस तरह के फल अगर आप नियमित लेते हैं अपने भोज में सुबह शाम मिला करके, तो आप किडनी को अपने स्वस्थ रख सकेंगे। क्या कोई ऐसी चीज है जो किडनी के रोगियों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, इस पर मैंने आपको बताया है कि किडनी के रोगियों को अगर किडनी का रोग हो गया है तो सोयाबीन तत्काल रोक देना है, अलसी का तेल नहीं लेना है, दाल नहीं खाना है, राई और मूंगफली का प्रयोग नहीं करना है, उसके तेल का प्रयोग नहीं करना है, अंडे से बचना है, अंडा नहीं खाना है,
यज्ञ नहीं खाना है, आपको चिकन से बचना है, मिर्च मसालों से बचना है, और विशेष करके दूध से बना हर सामान आपको नहीं लेना है, चाहे वो पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, चाहे घी हो, इनसे आपको बचना होगा। जी डॉक्टर साहब, मैक्सिमम चीजों पर आपने बैन लगा दिया है, तो पीछे बचा क्या उनके लिए खाने के लिए? मैंने आपको बताया ना, उनके लिए खाने के बचा है। आप लौकी की सब्जी खा सकते हैं, टिंडा है, परवल है, गाजर है, करेला की सब्जी है, तुरई है, हरा कद्दू आप खा सकते हैं, पीला कद्दू नहीं खा सकते हैं, मूली खीरा आप खा सकते हैं। मसाले में मैंने आपको बताया है कि आप सीधा नमक खा सकते हैं, जीरा हल्दी खा सकते हैं, गेहूं और सफेद चावल का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग की दाल आप खा सकते हैं, सरसों का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं हल्के रूप में। तो खाने के लिए तो आपके पास है। जिन तो सामान को हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित अवस्था में अपने आप को एनर्जी की आउटपुट और इनपुट बराबर कर सके, वो सामान तो आपको खा ही रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा आपको दिक्कत कर रहा है एक्सक्रेशन में, वो सामान तो रोकने ही पड़ेंगे अगर लाइफ सिक्योर करना है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का, आपके एडिटर्स का और आपके ब्यूरो चीफ का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप बार बार मुझे अपने दर्शकों से, अपने देशवासियों से मिला रहे हैं। मैं आपके इस चैनल का बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।